हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। फिर से मैं आप सभी के लिए बालकों से संबंधित प्रमुख संवैधानिक अधिनियमों का मिक्स टाइप का क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। ये हमारा वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले भी एक वीडियो ला चुका हूं जिसमें सारे अधिनियमों से मिक्स टाइप के क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिलेगा। अगर अभी तक वीडियो नंबर 1 आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिएगा, इसके बाद वीडियो नंबर 2 में आइएगा। अगर आप बाल देख रेख संस्था के अंदर अधीक्षक के पदों की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है। 18 जनवरी को इसका एग्ज़ाम है, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा। तो आप सभी को अभी एक वीडियो सीरीज़ की ज़रूरत होगा, क्वेश्चंस का सेट का ज़रूरत होगा, जिससे आप सेट लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, खुद को एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका ये टॉपिक कितना तैयार हो गया है, राइट। तो चलिए लेट ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा, ठीक है। तो 20 प्रश्न जो है हमने ऑलरेडी पहले देख चुका है। तो इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे और मैंने कहा है कि आपका एग्जाम आते आते तक 300 से लेकर 400 तक के प्रश्नों को आप सभी को प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप सभी को टेस्ट की तरह लगाना है और देखना है कि आपका कितना सही होता है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 21 है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 1 अप्रैल 2010, बी है 20 जुलाई 2009, सी है 27 अगस्त 2009 या फिर डी 26 अगस्त 2009। इसका क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू हो गया था। देखिए, मैं वीडियोस जो लाऊंगा बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं लाऊंगा, 20-20 क्वेश्चन का इसलिए ला रहा हूँ। मैं ला सकता था 50 क्वेश्चन का एक सीरीज, लेकिन मैं 20-20 क्वेश्चन का इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आप सभी को टाइम भी तो चाहिए ना कि आप रिवाइज कर सकें। आपके पास खुद का रिवीजन के लिए भी टाइम होना ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए कि निम्न में से कौन सा असत्य कथन है, पहचान करें। पहला, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 7 अध्याय और 35 धाराएं हैं। दूसरा विकल्प है, इस अधिनियम को लागू करने वाला भारत विश्व का 135वां देश है। तीसरा है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू करता पहला देश नॉर्वे था। और चौथा है, यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों पर लागू होता है। इसमें असत्य कथन बताना है कि कौन सा कथन जो है असत्य है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये वाला ही असत्य है, ठीक है। बाकी बी सी डी जो है तीनों के तीनों सही है। असत्य क्यों हो जाता है? क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है इसमें 7 अध्याय तो है लेकिन 35 धाराएं नहीं। कितनी? 38 सेक्शंस हैं इसमें, ठीक है। 38 धाराएं हैं, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी बी सी डी तीनों के तीनों सत्य कथन है। 23वां प्रश्न है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी। पहला विकल्प है 1 जनवरी 2007, दूसरा 15 अगस्त 2006, तीसरा 10 जनवरी 2007 या फिर चौथा 2 अक्टूबर 2003। कब मिला था बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, याद रखें। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10 जनवरी 2007 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 24वां प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि भारत में बाल विवाह पर रोक लगाने वाला पहला कानून कौन सा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिस्टोरिकल रूप से देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बैकग्राउंड से पूछा जाएगा, बाल विवाह के बैकग्राउंड से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, बी, बाल संरक्षण अधिनियम 2000, शारदा एक्ट 1929 या फिर किशोर न्याय अधिनियम 2015। क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। शारदा एक्ट जो कि 1929 में आया था, उसी वो जो है पहला कानून हो जाएगा जो बाल विवाह पर रोक लगाने का पहला कानून था, ठीक है। आपने एक नाम सुना होगा, हरविलास शारदा, ठीक है, हरविलास शारदा। इन्होंने ही सबसे पहली बार प्रयास किया था बाल विवाह को रोकने का, ठीक है। तो 1928 में सबसे पहली बार तो ये विधेयक प्रस्तुत किया गया था जो कि 1929 में इसको पारित भी किया गया। हरविलास शारदा जी का सबसे ज़्यादा सहयोग था, इसीलिए इस एक्ट का नाम भी शारदा एक्ट रखा गया था। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 26वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। ए, बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2007, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, नाबालिग न्याय अधिनियम 2007 या फिर डी, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। क्या इसका राइट आंसर होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत एनसीपीसीआर का गठन किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो हमने 25वां प्रश्न तक देख लिया। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 26 की ओर।
26वां प्रश्न आप सभी के लिए स्क्रीन के ऊपर है कि राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग में कम से कम 2 महिलाएं आवश्यक हैं, क्यों? ठीक है, ए महिलाओं को समान अवसर देने के लिए, बी बालिकाओं के अधिकारों को उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु, सी सरकारी आदेश के कारण, या फिर डी अध्यक्ष के निर्देशानुसार। किस लिए जरूरी है कम से कम 2 महिलाएं इस अधिनियम के अंतर्गत इस आयोग में? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, बालिकाओं के अधिकारों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के अंदर कम से कम 2 महिलाओं का होना आवश्यक है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि बालक न्यायालय चिल्ड्रंस कोर्ट की स्थापना किस उद्देश्य से की जाती है? ए शिक्षा से जुड़े विवादों के समाधान हेतु, बी बाल अपराध या बाल अधिकार उल्लंघन के मामलों को त्वरित विचारण हेतु, सी बाल श्रम से जुड़े मामलों के अध्ययन हेतु, या फिर डी सामाजिक न्याय के प्रचार हेतु। क्या इसका राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो चिल्ड्रंस कोर्ट होते हैं उसका क्या किस लिए बनाए जाते हैं? तो बाल अपराध और बाल अधिकारों के जो उल्लंघन के मामलों को जितना जल्दी निपटारा हो सके निपटाया जाए, त्वरित विचरण हेतु ही गठन किया जाता है। ठीक है, चलिए 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में विचार करें। पहला कथन, मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा ने अपनाया था। दूसरा, मानवाधिकारों की घोषणा पत्र में 30 मानव अधिकारों की सूची दी गई है। तीसरा, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम को 28 नवंबर 1993 को लागू किया गया था। चौथा, मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम। ठीक है, यहाँ से प्रश्न जो है बने जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और पहले इसका कथनों को ध्यान से पढ़िए, इसके बाद ये चारों विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 कथन सत्य है। पहला कथन बिल्कुल सही है कि मानव अधिकारों के जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र को 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा ने अपनाया था। और दूसरा कथन देखिए, दूसरा कथन क्या है कि मानव अधिकार की घोषणा पत्र में 30 मानव अधिकारों की सूची दी गई, ये भी सही है। बाकी तीसरा और चौथा जो है ये सही नहीं है। ठीक है, तो ये जो घोषणा पत्र को राष्ट्र महासभा द्वारा पेरिस में अपनाया गया था, ये भी याद रखिएगा, पेरिस में अपनाया गया था। तीसरा गलत क्यों हो जाता है? क्योंकि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम को 28 नवंबर 1993 को अध्यादेश के रूप में लागू किया गया था। ठीक है, डायरेक्ट संरक्षण अधिनियम को लागू नहीं किया गया था, पहली बार उसको अध्यादेश के रूप में लागू किया गया था। इसके बाद में 8 जनवरी 1994 को अधिनियम के रूप में संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। तो ये दोनों टर्म जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा। तो अधिनियम को पूरे भारत में इस दिन 28 नवंबर को लागू नहीं किया गया था, पहले उसको अध्यादेश के रूप में, ऑर्डिनेंस के रूप में लागू किया गया था, बाद में लागू किया गया था 8 जनवरी 1994 को। इस डेट को भी याद रखिएगा। और मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये सही है क्या? नहीं, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि 10 जनवरी को नहीं, आप सभी को पता होगा कि मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को प्रति वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर को। डायरेक्ट भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं 29वां प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 29 है, ध्यान से पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इधर धारा क्रमांक दिया गया है और इधर उल्लिखित विषय का नाम दिया गया है। यह मानवाधिकार आयोग अधिनियम से संबंधित प्रश्न है, तो यहाँ पे उससे संबंधित धाराओं के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन बनाया गया है। धारा 12 मानव अधिकार आयोग के कार्य, धारा 20 आयोग NHRC की रिपोर्ट, धारा 30 विशेष विनिर्दिष्ट न्यायालय जो मानवाधिकार मामले की सुनवाई करती हो, और धारा 35 SHRC की राज्य सरकार वित्तीय अनुदान देगी। अब बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो धारा मतलब पहला विकल्प सुमेलित है, दूसरा भी सुमेलित है, तीसरा भी सुमेलित है, बट चौथा सुमेलित नहीं है। इसलिए हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, धारा क्रमांक 35 में SHRC को राज्य सरकार की वित्तीय अनुदान देगी, ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर। 30वां प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, प्रश्न थोड़ा लेंदी है कि RTI एक्ट 2005 के अनुसार निम्न में से कौन से कथन सत्य है? पहला, यह सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार और अक्षमता को कम करता है, काम नहीं, ये कम करता है। दूसरा, यह निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। तीसरा, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना है। चौथा, भारत में RTI की मांग राजस्थान से प्रारंभ हुई थी। तो अच्छा प्रश्न हो जाता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, सभी के सभी कथन सही है। आशा करता हूं कि आपका भी सही होगा।
ठीक है, तो ये बहुत आसान है, यहाँ से थोड़ा आप समझ सकते हैं, कथन को ध्यान से पढ़ेंगे तो। यहाँ पे एक फैक्ट है कि आरटीआई की मांग सबसे पहले राजस्थान से हुई थी, तो ये तो सही है। ठीक है, बाकी ये तीनों को आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आंसर दे सकते थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 31 की ओर। 31 प्रश्न है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में निम्न कथनों पर पहले विचार करें। पहला कथन है, अधिनियम को लोकसभा द्वारा 12 जून 2005 को पारित किया गया। दूसरा, अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयुक्त की अधिकतम संख्या 10 है। तीसरा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 छत्तीसगढ़ पुलिस पर लागू होता है। चौथा, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं। बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा कथनों के आधार पर। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1, 2, 3 तीनों सत्य है। ठीक है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। ठीक है, चौथा सही नहीं है, क्योंकि सूचना के अधिकार अधिनियम के अंदर 7 अध्याय और 38 धाराएं न होके 6 अध्याय और 31 धाराएं हैं। ठीक है, याद रखिएगा, 6 चैप्टर हैं और 31 यहाँ पे सेक्शंस है, तो 6 और 31 याद रखिएगा। बाकी 1, 2, 3 तीनों के तीनों कथन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32वां प्रश्न है कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अनुसार क्या असत्य है। पहला, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य संरक्षक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। बी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 की धारा 19 के तहत लोक अदालत का गठन होता है। सी, विधिक सेवा दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और डी, लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील नहीं किया जा सकता। बताइए इसका क्या राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये असत्य है, बाकी ए सत्य है, बी भी सत्य है और डी भी सत्य है, लेकिन सी जो है सत्य नहीं था, इसीलिए हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी, सी सत्य नहीं था, क्योंकि विधिक सेवा दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को नहीं मनाया जाता। 10 दिसंबर को तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है ना। याद रखिएगा, डेट क्या है इसका कंफर्म कर लीजिएगा, 9 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो अधिनियम था विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, ये 9 नवंबर 1987 को, ठीक है, संपूर्ण भारत में लागू हुआ था, इसीलिए 9 नवंबर को प्रतिवर्ष विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं, मानवाधिकार दिवस, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। प्रश्न है कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की कौन सी धारा के अंतर्गत लोक अदालतों को सर्वाधिक मान्यता दी गई है। ए, धारा 20, बी सर्वाधिक नहीं, सांविधिक मान्यता दी गई है, बी धारा 21, सी धारा 22 और डी इनमें से कोई नहीं। डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, किसी भी धारा के अंतर्गत सांविधिक मान्यता इसमें से नहीं दिया गया। 34वां प्रश्न है कि नालसा अधिनियम के अंतर्गत विवादों के निपटान के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। ए, दंडात्मक प्रक्रिया, बी बातचीत सुलह और मध्यस्थता, सी न्यायिक समीक्षा और डी प्रशासनिक आदेश। इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा कि नालसा अधिनियम के तहत, ठीक है, मतलब विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत जब विवाद होता है, ठीक है, तो विवादों को कोशिश किया जाता है बातचीत करके, सुलह करा के, मध्यस्थता करा के उसको निपटाया जाए। ठीक है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे विवाद होते हैं गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, उसको कैसे निपटाया जाएगा, क्योंकि हमारे देश में ऑलरेडी इतने सारे केसेस चल रहे होते हैं, तो उनको लोक अदालत के थ्रू बातचीत करके, सुलह करके, मध्यस्थता करके जल्दी से जल्दी निपटाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। प्रश्न है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA का गठन किसके द्वारा किया जाता है। ए, संसद द्वारा, बी उच्चतम न्यायालय द्वारा, सी केंद्र सरकार द्वारा या फिर डी राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये जो अधिनियम है इसकी जो धारा संख्या 3 है, ठीक है, धारा संख्या जो 3 है उसमें इसका उल्लेख है कि जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का गठन होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा गठित किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36वां प्रश्न है कि कैनबिस हेम्प की परिभाषा में निम्न में से कौन सा पदार्थ शामिल नहीं होता है। ठीक है, मतलब जो NDPS एक्ट है 1985 का, इसकी धारा 2 के अनुसार आपको पता होगा कि इस अधिनियम का जो धारा 2 है जिसमें परिभाषाओं को दिया गया है, उस परिभाषा में आप सभी को कैनिबस क्या होता है, चरस क्या होता है, हशीश तेल क्या होता है, सबका परिभाषा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें से चारों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसको कैनबिस की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भांग को। ठीक है, याद रखिएगा, भांग को। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 37 की ओर। 37वां प्रश्न आप सभी के लिए कि NDPS एक्ट के अनुसार व्यसनी मतलब एडिक्ट शब्द का क्या अर्थ है। जो दवा बेचता है, जो किसी औषधीय पौधे की खेती करता है, सी जो नशे की दवा या मन प्रभावी पदार्थ पर निर्भर हो, या फिर डी जो कानून बनाता हो। बताइए इसका क्या है राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, जो नशे की दवा या फिर मन प्रभावी पदार्थ पर जो निर्भर होता हो
जो जिसको आदत हो जाता है, उसके बिना वो रह ही नहीं सकता, उसको हम व्यसनी या फिर अच्छे समझ में आएगा तो एडिक्ट। कई बार से एकदम शुद्ध हिंदी शब्द भी होता है, हमको समझ में नहीं आता, तो उसका जब क्वेश्चन में देखेंगे तो जो इंग्लिश वर्जन रहता है ना क्वेश्चन का, उसको एक बार देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब जो अधिनियम वाले, लॉ एक्ट वाले जो कई सारे वर्ड्स होते हैं बहुत डिफिकल्ट होते हैं और वो मतलब सुने हुए नहीं होते हैं, तो हम उसका आदी नहीं होते। ठीक है, तो आप उसका इंग्लिश वर्जन को पढ़ के देखना तो आपको क्लियर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है कि एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा डैश विशेष न्यायालय के गठन से संबंधित है। धारा 36, धारा 37, धारा 38 या फिर धारा 39। इसका क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, धारा 36। ठीक है, धारा क्रमांक 36 जो है विशेष न्यायालयों के गठन के संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 39 की ओर। प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम 2009 कब से प्रभावी हुआ? ए 1 जनवरी 2009, बी 15 अगस्त 2009, सी 16 जून 2010 या फिर डी 2 अक्टूबर 2010। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 16 जून 2010 को इसको लागू किया गया था छत्तीसगढ़ के अंदर। राइट। चलिए आज के वीडियो का 40वां और आखिरी प्रश्न आप सभी के लिए कि छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री या फिर मुख्यमंत्री द्वारा नामित व्यक्ति, बी महिला एवं बाल विकास विभाग का भार साधक मंत्री, सी मुख्य सचिव या फिर डी राज्यपाल। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, महिला एवं बाल विकास विभाग का जो मंत्री होता है उसको छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग का चयन समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा वीडियो नंबर 2 था, जिसमें हमने 21 से लेके 40 तक के प्रश्नों को हमने देखा। वीडियो नंबर 1 जो था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक का कराया था। नहीं देखा तो जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम आते आते तक आपका 300 से लेकर 400 तक के बीच मैं प्रश्न आप सभी का कराऊं, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दे सके, प्रश्नों का प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, साथ ही साथ बाकी अदर सब्जेक्ट्स का भी आप जरूर पढ़ते चलिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि जो ये इसका जितना भी एक्ट है, जितना भी लॉ है, इनका अलग अलग चैप्टर वाइज अगर आपको एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना है तो एक प्लेलिस्ट हमारे चैनल में बना हुआ है, जिसमें 15 वीडियो जो है अलग अलग अधिनियमों का डाला हुआ है, तो आप वहाँ से जाके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इतना ही। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। अच्छे से तैयारी करते हैं, समय आपके पास बहुत कम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।